दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पहला पार्ट इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पहले पार्ट के बाद आज दूसरे भाग में कुछ अन्य विषयों पर चर्चा करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत। आइए शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी छोर पर कोलंबिया से लेकर चिली के दक्षिणी छोर तक एंडीज पर्वत का विस्तार है। ये देखिए लाल लाल रेखा आप देख रहे हैं लाल कलर की, यह है एंडीज पर्वत उत्तर से लेके दक्षिण तक विस्तृत है। एंडीज पर्वत मैंने कल ही बताया था कि दुनिया का सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एंडीज। एंडीज की सर्वोच्च चोटी यहाँ पर काले रंग का त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। एंडीज की सर्वोच्च चोटी है एकांकागुआ। एकांकागुआ एंडीज की सर्वोच्च चोटी है। किस देश में है? चिली में है एकांकागुआ, यहाँ पे चिली में है। एंडीज पर्वत से एक लंबी नदी निकलती है। एंडीज पर्वत से एक लंबी नदी निकलती है जो कि अटलांटिक महासागर में जाके अपना मुहाना बनाती है, यानी अपना जल अटलांटिक, इधर अटलांटिक महासागर है और इधर प्रशांत महासागर है। तो एंडीज पर्वत से एक लंबी नदी निकलती है और अटलांटिक सागर में जाके अपना जल गिराती है। इसे हम अमेजन नदी कहते हैं। अमेजन नदी, इसको ऐसे लिखेंगे कि अमेजन नदी एंडीज पर्वत से निकलकर पेरू और ब्राजील में प्रवाहित होती है। ये देखिए यहाँ से पेरू है, ये पूरा कल मैप में आपने देख लिया देश कहाँ कहाँ पे अवस्थित है। तो एंडीज पर्वत से निकलकर अमेजन नदी पेरू और ब्राजील में प्रवाहित होती है। दूसरी बात, अमेजन नदी का मुहाना बिल्कुल विषुवत रेखा पर है। ये विषुवत रेखा है ना, दक्षिण अमेरिका के 3 देशों से गुजरती है, इक्वेडोर, बोलीविया और ब्राजील। इक्वेडोर, बोलीविया और ब्राजील विषुवत रेखा 3 देशों से गुजरती है। तो पेरू और ब्राजील में प्रवाहित होने के बाद अमेजन नदी विषुवत रेखा पर जाकर अपना मुहाना बनाती है, अर्थात अमेजन नदी का मुहाना विषुवत रेखा पर है। ठीक, ओके। अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, नाइल, जो कि मिस्र में प्रवाहित होती है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन, जो कि एंडीज से निकलकर पेरू और ब्राजील में प्रवाहित होते हुए अटलांटिक महासागर तट पर विषुवत रेखा पर मुहाना बनाती है। दूसरी सबसे लंबी नदी है अमेजन। लेकिन अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। अमेजन नदी हालांकि दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन उसका जल ग्रहण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। कोई भी नदी अकेले नहीं प्रवाहित होती है। कोई भी नदी अकेले नहीं प्रवाहित होती है। उसका एक जल ग्रहण क्षेत्र होता है। एक बड़े भूभाग से वो जल प्राप्त करती है। कैसे? सहायक नदियों के माध्यम से। कोई भी मुख्य नदी जमीन के सबसे गहरे भाग में प्रवाहित होती है। भूमि थाले के रूप में होता है, ऐसे बेसिन के रूप में होता है। तो कोई भी नदी जिस स्थान पर प्रवाहित हो रही है, निश्चित रूप से उस भूमि का सबसे गहरा प्लेस होता है। नदी ऊंचाई पर तो जाएगी नहीं, निश्चित रूप से नदी क्या खोजती है? सबसे निचला प्लेस खोजती है। तो ये है अमेजन नदी, मान लेते हैं भूमि के सबसे गहरे प्लेस में प्रवाहित हो रही है। लेकिन ये जो दोनों तरफ बेसिन का जो हिस्सा है, यहां से नदियां इस पूरे क्षेत्र से आकर मुख्य नदी में मिलती हैं, सहायक नदियां। तो इस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? जलग्रहण क्षेत्र। मुख्य नदी में आकर मिलने वाली सहायक नदियों का जो भी क्षेत्र है पूरा, जहां जहां से वर्षा का जल आकर मुख्य नदी में मिलता है सहायक नदियों के रूप में, उसे हम क्या कहते हैं? उस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र। तो हालांकि अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लेकिन अमेजन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र दुनिया में सबसे बड़ा है। आप समझ गए? ठीक। अमेजन नदी के तट पर ब्राजील में एक बंदरगाह है। अमेजन नदी के तट पर ब्राजील के अंदर मुख्य भूमि में एक बंदरगाह, लाल कलर का डॉट देख रहे हैं, इसका नाम है मनाउस। मनाउस बंदरगाह, नदी बंदरगाह है। नदियों पे भी तो बंदरगाह होते हैं। तो अमेजन नदी के तट पर ब्राजील में
मनौस बंदरगाह यानी ब्राजील में अमेजन नदी के तट पर स्थित मनौस बंदरगाह दुनिया का अंतरतम बंदरगाह है। अंतरतम यानी तट से सबसे भीतर स्थित, तट से सबसे भीतर, अंदर, अंतरतम मतलब सबसे अंदर। तो अमेजन के तट पर स्थित मनौस बंदरगाह दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। अर्थात जहाज यहाँ पर आते हैं नदी के मार्ग से और फिर सामान लादकर ले जाते हैं। आप समझ रहे हैं? समुद्री व्यापार में भाग लेता है ये, सबसे अंतरतम बंदरगाह है मनौस। ये हो गया अमेजन नदी के विषय में फैक्ट। अब अमेजन नदी के पास सेल्वास लिखा है। सेल्वास क्या है? छोटा सा परिचय पहले दे दूं। सेल्वास एक सदाबहार वन है। अमेजन नदी की घाटी में, अमेजन नदी बहुत ज्यादा वर्षा का क्षेत्र है। कैसे वर्षा का क्षेत्र है अभी हम बताएंगे। अमेजन नदी की जो घाटी है दोनों ओर की, बहुत ज्यादा वर्षा की क्षेत्र है। उस वर्षा के क्षेत्र में सदाबहार वन उगते हैं। ऐसे वन जो साल भर अपनी पत्तियां नहीं गिराते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ जैसे ही फरवरी आएगी पत्तियां पेड़ अपनी पत्तियां गिराना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मौसम बहुत शुष्क हो जाता है, हवा में नमी बिल्कुल गायब हो जाती है, इसलिए पेड़ अपना जीवन बचाने के लिए पत्तियों को छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ ऐसे वनों को क्या कहते हैं? पर्णपाती वन। लेकिन अमेजन नदी की घाटी में सदाबहार वन मिलते हैं, यानी साल भर उनकी पत्तियां हरी भरी रहती हैं, पेड़ पत्तियों को गिराते नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर नमी की मात्रा की कमी नहीं है, पर्याप्त मात्रा में हवाओं में और धरती में, मिट्टी में नमी रहती है। तो सिलवास एक तरह का सदाबहार वन है। तो आइए देखते हैं कि ये इसका विकास यहाँ पे सदाबहार वन का कैसे हुआ है। विषुवत रेखा का जो क्षेत्र होता है वो वर्ष भर वर्षा का क्षेत्र होता है। ये ग्लोब है, ग्लोब में जो 0 डिग्री अक्षांश होता है ये वर्ष भर वर्षा का क्षेत्र होता है। कैसे? पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सूर्य की लंबवत किरणें वर्ष भर सबसे ज्यादा कहाँ पड़ती हैं? ये हमने पृथ्वी की गति, मौसम और दिन रात में बताया था कि सूर्य की सबसे ज्यादा किरणें 0 डिग्री अक्षांश पर पड़ती हैं। साल भर यहाँ पर सूर्य की लंबवत किरणें लगभग पड़ती रहती हैं। इसके चलते विषुवत रेखा पर जो सागर होता है, महासागर, महासागर के सतह का जल बहुत गर्म हो जाता है। विषुवत रेखा के आसपास जो भी महासागर है उसकी सतह का जल बहुत गर्म हो जाता है। अब महासागर की सतह का जल अगर गर्म हो गया तो क्या बनाएगा? वाष्प, वेपोराइजेशन होगा। हवा में क्या होगा? नमी की मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। हवाएं भी यहाँ पे गर्म होती हैं। हवा जितनी गर्म होगी नमी को उतनी ज्यादा अवशोषित करने में सक्षम होगी। हवा जितनी भी गर्म होगी नमी को उतनी ज्यादा वाष्प को अवशोषित कर सकती है। तो आप यहाँ पे विषुवत रेखा की 2 परिस्थितियां हैं, बहुत ज्यादा गर्मी और गर्मी के चलते वेपोराइजेशन समुद्र में, वाष्पीकरण, इसके चलते हवाओं में बहुत ज्यादा नमी भर जाती है विषुवत रेखा के क्षेत्र में। अब देखिए ब्राजील के पूर्व में, अमेजन घाटी के पूर्व में कौन सा सागर है? अटलांटिक महासागर। ये विषुवत रेखा है। अटलांटिक महासागर का जल सतह का बहुत गर्म हो जाता है, ऊपर उठता है, हवाओं में नमी बहुत बढ़ जाती है। हवाएं घुसती हैं अमेजन की घाटी में, ब्राजील में। हवाएं ब्राजील की घाटी में प्रवेश करती हैं। कौन सी हवाएं? जो कि नमी से लबालब है, भरी हुई हैं। ये हवाएं जब पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं तो एंडीज के पास आकर एंडीज से टकरा जाती हैं। विषुवत रेखी हवाएं, उष्णकटिबंध में जो हवाएं बनती हैं और जिनमें बहुत ज्यादा नमी होती है, बहुत ज्यादा गर्मी होने की वजह से, वो हवाएं व्यापारिक पौने कहते हैं। व्यापारिक पौने जब पश्चिम में प्रवाहित होती हैं तो एंडीज की पूर्वी ढाल से, इधर पूर्व है इधर पश्चिम, एंडीज की पूर्वी ढाल से टकराकर बहुत ज्यादा वर्षा करती हैं। बहुत ज्यादा वर्षा का कारण हमने बताया कि हवाओं में नमी बहुत ज्यादा होती है विषुवत रेखा के आसपास। क्यों? क्योंकि समुद्र का सतह का जल बहुत गर्म होता है, वाष्प बहुत ज्यादा होता है। तो हवाएं इतनी ज्यादा आर्द्र होती हैं, हिंदी में आर्द्र कहते हैं, गीली, कि एंडीज से टकराकर पूर्वी ढाल पर बहुत ज्यादा, पूरी अमेजन घाटी में साल भर वर्षा होती रहती है। पूरी अमेजन घाटी में विषुवत रेखा के साथ साथ साल भर वर्षा होती रहती है। यही कारण है कि यहाँ पर अमेजन जैसी नदी का उद्भव हुआ है। नदी कहाँ पैदा होगी? जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होगा, इसलिए यहाँ पे अमेजन नदी की उत्पत्ति हुई है। अब वर्षा बहुत ज्यादा हो रही है तो अमेजन नदी की जो घाटी है, साल भर वर्षा हो रही है तो अमेजन नदी की घाटी में साल भर हरे भरे रहने वाले पेड़ पाए जाते हैं, अर्थात सदाबहार वन पाए जाते हैं। अर्थात
सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हम बता रहे हैं कि अमेजन घाटी, अब आप समझ गए कि यहाँ पे वर्षा सबसे ज्यादा क्यों होती है। तो अमेजन घाटी में, पूरी अमेजन घाटी के विस्तार के साथ साथ सदाबहार वर्षा के वन पाए जाते हैं। दुनिया में सबसे सघन सदाबहार वनों के क्षेत्रफल पाए जाते हैं अमेजन घाटी में। दुनिया में सबसे सघन सदाबहार सदाबहार वनों को वर्षा वन भी कहते हैं। क्या? वर्षा वन, जहां पे साल भर वर्षा होती हो। ओके, तो अमेजन घाटी में सबसे सघन, दुनिया का सबसे सघन वर्षा वन पूरे अमेजन घाटी में पाया जाता है। ठीक है, इन्हीं वर्षा वनों को क्या नाम देते हैं हम? सदाबहार वनों को सेलवास। अब आप समझ गए सेलवास क्या है? सेलवास क्या है? अमेजन घाटी में वर्षा वन या सदाबहार वन, इनका उद्भव कैसे हुआ है? सदाबहार वन का हमने बताया कि साल भर वर्षा का क्षेत्र है, इसलिए यहां सदाबहार वन पाया जाता है। इन वर्षा वनों को हम क्या नाम देते हैं? सेलवास। रबड़ के वृक्षों की उत्पत्ति सेलवास के वनों में ही हुई थी। रबड़ के वृक्ष सबसे पहले मूल रूप से कहां पाए जाते हैं? रबड़ के वृक्ष मूल रूप से कौन से वनों के हैं? सेलवास वनों के हैं, यानी अमेजन घाटी के वर्षा वनों के हैं। ठीक, जो वर्षा वन होते हैं उनकी सबसे बड़ी विशेषता महोगनी का वृक्ष होता है। महोगनी वनस्पति वर्षा वनों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। तो सेलवास जो है महोगनी लकड़ी के बहुत बड़े भंडार के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर महोगनी के वृक्ष बहुत ज्यादा पाए जाते हैं सेलवास। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। व्यापारिकों ने पश्चिम में प्रवाहित होते हुए एंडीज के पूर्वी ढाल से टकराकर सारी वर्षा अमेजन घाटी में ही कर देती हैं। अमेजन घाटी में इसके चलते हवाओं की नमी एंडीज पर्वत के पश्चिम में पहुंचने पर समाप्त हो जाती है। अब एंडीज के पश्चिम में जब तक हवाएं पहुंचती हैं तो हवाओं की नमी एकदम समाप्त हो जाती है, हवा में नमी होती ही नहीं है। इसके चलते एंडीज के पश्चिमी भाग में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। बिल्कुल उल्टा मरुस्थलीय जलवायु। एंडीज के पश्चिमी क्षेत्रों में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। जो पश्चिमी का तट देख रहे हैं, तटीय क्षेत्र, यहाँ पे मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। ठीक उल्टा, यहाँ पे साल भर वर्षा अमेजन की जंगलों में, इसके चलते सेलवास का उद्भव हुआ है, सदाबहार वर्षा वनों का उद्भव हुआ है। और एंडीज के पश्चिम में मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। क्यों? इन क्षेत्रों में वर्षा, एंडीज के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा बिल्कुल नहीं होती, इसके चलते मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती। इन्हीं क्षेत्रों में अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल दुनिया का सबसे सूखा मरुस्थल कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ वर्षा बिल्कुल नहीं होती है। अटाकामा मरुस्थल किस देश में है? चिली में है। चिली का जो उत्तरी भाग देख रहे हैं यहाँ तक, ये काला काला पट्टी देख रहे हैं काले कलर की, ये जो काले कलर की पट्टी है उत्तरी चिली में, ये उत्तरी चिली, इधर दक्षिणी चिली। उत्तरी चिली में अटाकामा मरुस्थल का विकास हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, अटाकामा मरुस्थल में अरिका एक स्थल है। अटाकामा मरुस्थल में एक स्थल है अरिका, लाल कलर का डॉट देख रहे हैं, यही है। अटाकामा मरुस्थल में अरिका दुनिया का शुष्कतम स्थल है, सबसे सूखा। दुनिया का सबसे सूखा स्थल कौन सा है? अरिका। कौन से देश में है? उत्तरी चिली में है, चिली में ही है अरिका, यहाँ पे लिखा हुआ है अरिका। ठीक है, यानी कि एंडीज के पूर्व में अमेजन घाटी, सदाबहार वन, और एंडीज के पश्चिम में अटाकामा मरुस्थल। आप एक सवाल कर सकते हैं कि यहां भी तो प्रशांत महासागर है, इधर प्रशांत महासागर है, तो प्रशांत महासागर का जल भी तो गर्म रहता होगा, उससे वर्षा क्यों नहीं होती? आप जब हम महासागरीय धाराएं पढ़ाएंगे तो हम बताएंगे कि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी
जलधारा, समुद्र की ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। यहाँ पे कौन सी जलधारा ऐसे प्रवाहित होती है इस मार्ग से? पेरू की ठंडी जलधारा। नियम है कि महाद्वीप के पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी जलधारा प्रवाहित होगी और महाद्वीप के पूर्वी तट पर हमेशा गर्म जलधारा प्रवाहित होगी। यही कारण है कि पेरू की जलधारा ठंडी है, ब्राजील की जलधारा गर्म है। ये नियम याद रख लीजिए। आगे भी बताएंगे कि महाद्वीप के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा बहेगी और महाद्वीप के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा बहेगी। तो पश्चिमी तट पर जो जलधारा है उसे पेरू के नाम पे पेरू जलधारा कहते हैं। इसका पता हम्बोल्ट नाम के भूगर्भ शास्त्री ने लगाया था। पेरू जलधारा का पता हम्बोल्ट नाम के पेरू जलधारा का पता हम्बोल्ट नाम के एक भूगर्भ शास्त्री ने लगाया था। इसलिए पेरू जलधारा को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? हम्बोल्ट जलधारा। तो यहाँ पे ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट की। ठंडी धाराओं में वाष्पीकरण नहीं होता। जहां पर भी तट पर ठंडी जलधारा है उसमें वाष्पीकरण नहीं होता। वाष्पीकरण नहीं है तो हवा में नमी नहीं आएगी। अब हवा में नमी नहीं है तो वर्षा करने में सक्षम होंगी। यही कारण है कि एंडीज के पश्चिमी क्षेत्रों में वर्षा बिल्कुल नहीं होती। दुनिया का सबसे सूखा स्थल अरिका किस मरुस्थल में? अटाकामा मरुस्थल में। दोनों कहाँ हैं? उत्तरी चिली में। यहाँ पे आप समझ गए कि क्यों यहाँ पे अमेजन घाटी में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, बहुत ज्यादा जंगल पाए जाते हैं और यहाँ पर बिल्कुल मरुस्थल पाया जाता है पश्चिमी क्षेत्रों में। सदाबहार वन जो अमेजन घाटी पाया जाता है, वर्षा वन, सदाबहार वन, सेल्वास नाम देते हैं। सदाबहार वन या वर्षा वनों की विशेषता ये होती है कि बहुत सघन होते हैं क्योंकि वर्षा बहुत ज्यादा होती है। खासकर अमेजन घाटी के वर्षा वनों की विशेषता है कि वो इतने सघन हैं कि उसमें सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं। आप डिस्कवरी चैनल या एनिमल प्लेनेट देखते होंगे तो उसमें ये सब दिखाता रहता है कि अमेजन के वनों में सूर्य की किरणें भी प्रवेश नहीं कर पाती हैं, जिसके चलते जो छोटी वनस्पतियां होती हैं नीचे उन्हें बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो ऊंची वनस्पतियां हैं वो जमीन को पूरी तरह से अपने वितान से ढक देती हैं। इसके चलते छोटी वनस्पतियां उनको बहुत प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है। आप चैनल में अक्सर देखते होंगे डिस्कवरी एनिमल प्लेनेट में कि कोई लता का वृक्ष होता है, वो धूप लेने के लिए पेड़ की चारों तरफ पेड़ को लपेटते हुए ऊपर तक उठने का प्रयास करता है। जो लता होती है, लता का वृक्ष, वो यहाँ पे लता के वृक्ष बड़े खतरनाक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें धूप चाहिए। तो धूप लेने के लिए वो पूरे पेड़ को लपेटते हुए ऊपर तक पहुंचती हैं और पेड़ को इतना कस देती हैं अजगर की तरह कि पेड़ बेचारा कुछ दिन में अंदर से खोखला हो जाता है, उसको चूस लेती है पूरी तरह से। तो धूप के लिए इन वर्षा वनों में बहुत ज्यादा प्रतिस्पर्धा होती है जीवन के लिए। वर्षा वनों की एक खास बात है, पृथ्वी पर जीवन की परिस्थितियां सबसे ज्यादा कहां पाई जाती हैं? विषुवत रेखा के आसपास। और पृथ्वी पर जीवन की सबसे अच्छी परिस्थिति विषुवत रेखा पर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ ऊर्जा है। किस रूप में? सूर्य की लंबवत किरणों के रूप में। सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पड़ती है। गर्मी है सूर्य, तो धूप के कारण यहाँ ऊर्जा है और साथ ही वर्षा सबसे ज्यादा होती है। यही कारण है कि जीवन की दो परिस्थितियां सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं, एक तो धूप, दूसरी खूब वर्षा। यही कारण है कि विषुवत रेखा के आसपास जीवन की विविधता बहुत ज्यादा पाई जाती है। और ध्रुवीय क्षेत्रों में धूप भी कम, वर्षा भी कम, धूप भी कम, वर्षा भी कम। इसलिए ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवन की परिस्थितियां न के बराबर पाई जाती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? विषुवत रेखा पर पाई जाती है जैव विविधता। और उसमें भी सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला वन कौन सा है? सेल्वास है। अमेजन का वर्षा वन है। अमेजन के वर्षा वन में वनस्पतियों और जीवों की प्रजातियां बहुत ज्यादा प्रकार की पाई जाती हैं। अमेजन के वर्षा वन में वनस्पतियों और जंतुओं की प्रजातियों का बहुत ज्यादा विकास हुआ है। अमेजन के जंगलों में ही एक अजगर होता है, क्या नाम होता है उसका? अनाकोंडा। अनाकोंडा दलदल में रहना पसंद करता है, न जमीन पर और न ही पानी में, जो दलदली क्षेत्र होता है। तो अनाकोंडा भी इन्हीं वनों में पाया जाता है, सेल्वास के वनों में पाया जाता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा के आसपास जीवन की परिस्थितियां बहुत जबरदस्त होती हैं। इसलिए वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का इन क्षेत्रों में विकास होता है। बहुत खतरनाक टाइप के जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? ठीक है। सेल्वास के उत्तर में आप देख रहे हैं लानोस लिखा है और दक्षिण में कैंपोस लिखा है।
सिलवास के उत्तर में लानोस और दक्षिण में कैंपोस। तो विषुवत रेखा के 0 डिग्री है, उत्तर में 10 डिग्री, दक्षिण में 10 डिग्री। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में जो 10 डिग्री तक का क्षेत्र है उसे हम क्या कहते हैं? उष्णकटिबंध। विषुवत रेखा के दोनों ओर 10 डिग्री अक्षांश जो होता है दोनों गोलार्धों में, उसे हम कहते हैं उष्णकटिबंध। 10 डिग्री अक्षांशों के बाहर इधर और इधर, यहाँ और यहाँ, इन क्षेत्रों में यानी उष्णकटिबंध के बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? उपोष्णकटिबंध। ये पूरा क्षेत्र तो उष्णकटिबंध हो गया 10 डिग्री अक्षांश तक, विषुवत रेखा से 10 डिग्री अक्षांश तक उष्णकटिबंध हो गया। उष्णकटिबंध के बाहर का क्षेत्र क्या कहलाता है? उपोष्णकटिबंध। तो अमेजन के वर्षावनों अर्थात सिलवास के उत्तर और दक्षिण में उपोष्णकटिबंध है। सिलवास के उत्तर और दक्षिण में उपोष्णकटिबंधों में सवाना जलवायु पाई जाती है। सिलवास के उत्तर में और दक्षिण में उपोष्णकटिबंधों में, इसको सिलवास मान लेते हैं बीच वाले क्षेत्र को, सिलवास के उत्तर और दक्षिण में उपोष्णकटिबंधों में सवाना जलवायु पाई जाती है। सवाना जलवायु यानी जहां लानोस लिखा है और जहां कैंपोस लिखा है, यहाँ पे सवाना जलवायु पाई जाती है। सवाना जलवायु की विशेषता क्या है? कटीले, लंबे, कठोर घास। कटीले, लंबे और कठोर घास पाए जाते हैं सवाना जलवायु में। उपोष्णकटिबंधों में वर्षा बहुत कम होती है। उष्णकटिबंध के दोनों ओर जो उपोष्णकटिबंध होते हैं उनमें वर्षा की मात्रा बहुत ज्यादा कम हो जाती है। इस वजह से सिलवास के उत्तर में, दक्षिण में उपोष्णकटिबंधों में सवाना जलवायु पाई जाती है, जहां कटीले, लंबे और कठोर घास के मैदान पाए जाते हैं। कटीले घास के, कठोर घास के मैदान पाए जाते हैं। इन मैदानों को हम क्या कहते हैं? सवाना घास भूमि। सवाना घास भूमि यानी सवाना जलवायु के अंतर्गत कटीले, कठोर घास के मैदान पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों को हम कहते हैं सवाना घास भूमि। सवाना घास भूमि के 2 क्षेत्र हैं। दक्षिण अमेरिका में सवाना घास भूमि के 2 क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्र हैं। एक वेनेजुएला, पहला वेनेजुएला, और वेनेजुएला के पूर्व में कौन सा देश है? गुयाना। और दूसरा क्षेत्र कौन सा है? दक्षिणी ब्राजील। ये ब्राजील का जो दक्षिणी हिस्सा है, दूसरा क्षेत्र है दक्षिणी ब्राजील। अब आप समझ गए कि सवाना घास भूमि वेनेजुएला और गुयाना में पाई जाती है और साथ ही दक्षिणी ब्राजील में पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि लानोस क्या है, तो आप कहेंगे वेनेजुएला में सवाना घास भूमि है। कैसे पेड़ उगते हैं? कटीली झाड़ियां उगती हैं। कैंपोस क्या है? दक्षिणी ब्राजील में सवाना घास भूमि है, अर्थात यहाँ पर कटीले और कठोर घास के मैदान पाए जाते हैं। अब आप समझ गए। सिलवास क्या है? सदाबहार वर्षा का वन है। लानोस क्या है? सवाना घास भूमि है। कैंपोस सवाना घास भूमि है। दोनों सिलवास से समान दूरी पे है लगभग। क्यों? क्योंकि दोनों उष्णकटिबंध, उपोष्णकटिबंध में, सिलवास उष्णकटिबंध में है जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, और लानोस और कैंपोस उपोष्णकटिबंध में, बाहरी क्षेत्रों में। तो यहाँ सवाना घास भूमि पाई जाती है। अब आपसे पूछा जाएगा कि लानोस क्या है? 4 ऑप्शन दिया जाएगा। ध्रुवीय जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, शीतोष्ण जलवायु, सवाना जलवायु। तो क्या लिखेंगे? लानोस और कैंपोस सवाना जलवायु है। ओके। दक्षिण में अर्जेंटीना में पंपास मैंने लिखा है। पंपास क्या है? पंपास क्या है?
अर्जेंटीना और अर्जेंटीना के उत्तर में ये जो देश है इसे हम कहते हैं उरुग्वे। अर्जेंटीना के उत्तर में ये वाला देश है उरुग्वे। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों में पंपास पाया जाता है। तो आप जान लें कि अर्जेंटीना और उरुग्वे उन्हीं कटिबंधों में स्थित हैं जिन कटिबंधों में उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक प्रदेश, वो कटिबंध कौन सा है? शीतोष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ऐसे ही होता है। ये वाला क्षेत्र होता है उष्ण कटिबंध, इसके बाहर का जो क्षेत्र होता है ये होता है उपोष्ण कटिबंध, फिर होता है शीतोष्ण कटिबंध और ये है ध्रुवीय क्षेत्र। दोनों गोलार्धों में बीच में उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है। तो अर्जेंटीना और अर्जेंटीना और उरुग्वे उन्हीं क्षेत्रों में हैं, उन्हीं कटिबंधों में हैं, उन्हीं अक्षांशों पर स्थित है जिन अक्षांशों पर उत्तरी अमेरिका का ग्रेट लेक प्रदेश है। ग्रेट लेक प्रदेश के आसपास कौन सी घास भूमि पाई जाती है? प्रेरी। तो हम कहेंगे कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रेरी जलवायु पाई जाती है। ठीक है। अर्जेंटीना और उरुग्वे में प्रेरी जलवायु पाई जाती है। प्रेरी जलवायु अर्थात शीतोष्ण जलवायु। यहां पर कैसा घास का मैदान होता है? यहां पर मुलायम और लंबे घास के मैदान। प्रेरी जलवायु में मुलायम और लंबे घास के मैदान पाए जाते हैं। तो लेकिन अर्जेंटीना की जो प्रेरी घास भूमि है उसे हम क्या नाम देते हैं? पंपास। अर्जेंटीना और उरुग्वे की जो प्रेरी घास भूमि है, प्रेरी घास भूमि अर्थात मुलायम और लंबी घास के मैदान, तो अर्जेंटीना और उरुग्वे की प्रेरी घास भूमि को हम पंपास नाम देते हैं। अर्थात लंबे और मुलायम घास के मैदानों को उत्तर अमेरिका में क्या कहते हैं? प्रेरी। अर्जेंटीना में क्या कहते हैं? पंपास। और भी महाद्वीपों में इस तरह की घास भूमियां हैं, वहां पे भी हम इनका चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज का चैप्टर यहाँ पे जो दक्षिण अमेरिका का द्वितीय भाग यहाँ पे समाप्त हुआ। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। आपने यहाँ पे नदियों के विषय में जाना। हाँ, एक नदी तंत्र है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र में, इसको बताना जरूरी है। ब्राजील से 3 नदियां निकलकर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। 1, 2, 3। ब्राजील, दक्षिणी ब्राजील में 3 नदियां उत्पत्ति होती हैं, 3 नदियों की, और वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों का नाम है, देशों के नाम पर है। ये कौन सा देश है? पराग्वे। तो ये पराग्वे नदी है, बीच में पराना नदी है, और ये उरुग्वे। तो इस नदी का नाम है उरुग्वे, यानी पराग्वे, पराना, उरुग्वे नदियों के नाम हम यहाँ लिख दें ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप अपने मानचित्र में भी देख सकते हैं कि दक्षिणी ब्राजील से 3 नदियां निकलकर दक्षिण में बहती हैं। 3 नदियों का नाम है क्रमशः पराग्वे, पराना और उरुग्वे। 3 नदियां निकलकर दक्षिण की ओर बहती हैं ब्राजील से निकलकर। इन तीनों नदियों के तंत्र को हम क्या कहते हैं? प्लाटा। इन तीनों नदियों के तंत्र को हम सम्मिलित रूप से प्लाटा कहते हैं। प्लाटा तंत्र, प्लाटा नदी तंत्र, प्लाटा क्या है? नदी तंत्र है। प्लाटा नदी तंत्र जिस खाड़ी में गिरता है, ये खाड़ी देख रहे हैं, तीनों ओर से भूमि से घिरा हुआ समुद्री क्षेत्र, ये समुद्री क्षेत्र है, ये समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पे खाड़ी है। तो प्लाटा नदी तंत्र जिस खाड़ी में गिरता है उसे हम कहते हैं रियो डेल ला प्लाटा। प्लाटा नदी तंत्र जिस खाड़ी में गिरता है, जिस खाड़ी में मुहाना बनाता है, उसे हम कहते हैं रियो डेल ला प्लाटा। फिर से हम बता दें, दक्षिणी ब्राजील से 3 नदियों का उद्भव होता है, पराग्वे, पराना, उरुग्वे। इन तीनों नदियों के सम्मिलित तंत्र को
प्लाटा नदी तंत्र कहते हैं। प्लाटा नदी तंत्र जिस खाड़ी में मुहाना बनाता है उसे रियो डेला प्लाटा कहते हैं। खाड़ी का नाम है रियो डेला प्लाटा। ये हो गया दक्षिण अमेरिका की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की। इसके बाद अगला अध्याय अफ्रीका महाद्वीप का होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण अफ्रीका महाद्वीप। तो जारी रहिए मेरे साथ साथ। कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहिए, मुझे पढ़कर बहुत ही अच्छा लगता है। ओके, नमस्कार।